हाय हेलो एवरीवन। यहाँ पे हम करेंगे मध्य प्रदेश अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। इसको हम बे एक्ट में से ही करेंगे डिटेल के अंदर कि इसके अंदर दिया गया है। तो बेसिकली हम मेनली इसके अंदर बे एक्ट की लैंग्वेज को समझेंगे कि क्या बोला हुआ है इसने। इससे बाहर जाके हम कुछ और नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमें चीज़ पता होनी चाहिए वो ये है कि ये जो एक्ट है इसको हम मध्य प्रदेश अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट बोलते हैं। जैसा कि हमें बोला गया है सेक्शन 1 के अंदर ही कि इसका नाम क्या होगा, मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट इसको हम बोलेंगे। ठीक है। अब बात आती है कि ये कब से कमेंस हुआ। तो जो इसको जब ये बन के तैयार हुआ था तो 25 दिसंबर को ये तैयार हो गया था 1961 के अंदर, और एनफोर्समेंट में कब आया, 30 दिसंबर 1961 को, यानी कि ऑफिशियल गजट के अंदर 30 दिसंबर 1961 को आया। और इसको जो प्रेसिडेंट की एसेंट थी वो 25 दिसंबर 1961 को मिल गई थी। इससे पहले जो 1961 से पहले एक्ट था वो कौन सा था, 1955 का एक्ट था। अब ये जो सेक्शन 1 है जैसे सारे एक्ट का बोलता है ऐसे इसका भी बोलता है कि इसको हम क्या बोलेंगे, द मध्य प्रदेश अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट बोलेंगे। ये पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के ऊपर एप्लीकेबल होगा। और कब से फोर्स के अंदर आएगा ये हमें बता दिया गया, जब ऑफिशियल गजट के अंदर आएगा। तो 30 दिसंबर 1961 को गजट के अंदर आया था। अब इसके अंदर सेक्शन 2 के अंदर कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, वो डेफिनेशंस हम समझते हैं। सबसे पहले इसने एकोमोडेशन का मीनिंग बताया कि एकोमोडेशन का मीनिंग क्या होता है, जो कि इस एक्ट के अंदर बार बार यूज होगा। तो इसने बोला है कि इसका मतलब होता है कि कोई भी बिल्डिंग या उस बिल्डिंग का कोई भी पार्ट, चाहे वो रेजिडेंशियल है या फिर नॉन रेजिडेंशियल है। तो क्या मतलब कि कोई भी बिल्डिंग या उसका पार्ट, कोई भी, जैसे एक पूरी बिल्डिंग है या उसका कोई छोटा सा पार्ट भी, चाहे वो रेजिडेंशियल पर्पज है उसका या नॉन रेजिडेंशियल यानी कि कमर्शियल पर्पज हो गया उसका। और क्या इंक्लूड करेगा उसके अंदर, एनी लैंड विच इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। अब यहाँ पे वर्ड याद रखना, नॉट, यानी कि कोई भी ऐसी लैंड जो कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज नहीं हो रही, इसके अलावा कोई भी लैंड हो तो वो एकोमोडेशन वर्ड के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। देन कोई भी गार्डन्स, ग्राउंड्स, गैरेज या आउट हाउस है, इफ एनी अपर्टेंट टू सच बिल्डिंग और पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। तो इस बिल्डिंग से जो बिल्डिंग है या एनी पार्ट ऑफ बिल्डिंग है उसके साथ कोई गार्डन, ग्राउंड, गराज, आउट हाउस है, कोई भी इस तरीके की चीज़ है वो सारी अकोमोडेशन के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। इसी तरीके से कोई भी फिटिंग है affixed to such building or part of the building for the more beneficial enjoyment thereof, तो वो सारा इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। कोई भी फिटिंग लगी हुई है कि आप उस बिल्डिंग को और अच्छे से एंजॉय कर पाओ तो वो भी अकोमोडेशन वर्ड के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। इसी तरीके से कोई फर्नीचर सप्लाई हो रहा है लैंडलॉर्ड के द्वारा उस बिल्डिंग को या उस पार्ट ऑफ बिल्डिंग को और अच्छे से यूज करने के लिए, साथ ही साथ जैसे उसके अंदर अलमीरा बनी हुई है या इस तरीके की कोई भी चीज उसके साथ प्रोवाइड की जा रही है, तो वो सारी की सारी अकोमोडेशन वर्ड के अंदर इंक्लूडेड होगी। तो एकोमोडेशन वर्ड का मतलब ये होगा। देन लैंडलॉर्ड का मतलब क्या होगा, जैसा हमें नॉर्मल पता है, लैंडलॉर्ड का मतलब कोई भी व्यक्ति फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इज रिसीविंग। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति होता है जो रिसीव कर रहा है। यहाँ पे हमें ऑनर से मतलब नहीं है, यहाँ पे किससे मतलब है, जो रिसीव कर रहा है या इंटाइटल टू रिसीव है द रेंट ऑफ एनी अकोमोडेशन, जो कि रिसीव कर रहा है या फिर एंटाइटल टू रिसीव है उस प्रॉपर्टी का रेंट, वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और ऑन अकाउंट ऑफ और ऑन बिहाफ ऑफ और ऑफ द बेनिफिट ऑफ एनी अदर पर्सन। जैसे कि कोई और किसी और व्यक्ति के बिहाफ पे चाहे वो रिसीव कर रहा हो चाहे वो खुद के लिए रिसीव कर रहा हो। जैसे खुद ऑनर हो गया तो वो भी लैंडलॉर्ड कहलाएगा अगर वो खुद अपना रेंट कलेक्ट कर रहा है। तो उसके बिहाफ पे अगर कोई और कलेक्ट कर रहा है, जैसे यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया, ट्रस्टी हो गया उस प्रॉपर्टी का, गार्डियन हो गया या रिसीवर हो गया किसी और व्यक्ति के लिए, तो वो सारे के सारे जो व्यक्ति हैं वो किसके अंदर इंक्लूड होंगे, लैंडलॉर्ड वर्ड के अंदर ही इंक्लूड होंगे। और गुड्स और सर्विस द रेंट और टू बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट इफ द accommodation वर let to a tenant and includes every person not being a tenant who from time to time drives title under the landlord। तो टेनेंट को छोड़ के इसके अंदर जो भी इस तरीके से टाइटल इसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर जिसको भी मिल रहा है उसको हम यहाँ पे लैंडलॉर्ड के अंदर इंक्लूड करते रहेंगे टाइम टू टाइम जिसके पास भी टाइटल आ रहा है। क्योंकि अब जो हमारा टेनेंट है उसको किसको रेंट पे करना होगा, जिसके पास भी टाइटल आ रहा है, और वो किसी को एंटाइटल कर देगा कि मेरे भी यहाँ पे आप कर लो, या वो खुद ले लेगा यहाँ पे रेंट। तो ये सारे जो लोग हैं वो लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, देन लैंडलॉर्ड का मतलब क्या होता है, देन लॉफुल इंक्रीज का मतलब क्या होता है। तो जो इस एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से परमिटेड है उसको हम लॉफुल इंक्रीज बोलेंगे, कि रेंट के अंदर जो इंक्रीज परमिटेड है इन इस एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से उसको हम लॉफुल इंक्रीज बोलेंगे। देन लीज के अंदर जो सब लीज होती है, जैसे लीज मैंने आगे एक प्रॉपर्टी लीज पे दी, उस व्यक्ति ने आगे लीज पे प्रॉपर्टी दी, तो इस लीज वर्ड के अंदर सब लीज भी इंक्लूडेड होगा। देन मेंबर ऑफ द फैमिली का मतलब क्या होगा, कि कोई भी पर्सन जो है, जैसे कि स्पाउस हो गया, सन हो गया किसी व्यक्ति का, अनमैरिड डॉटर हो गई, मैरिड डॉटर नहीं आएगी, फादर हो गए, ग्रैंडफादर हो गए, मदर, ग्रैंड मदर, ब्रदर, अनमैरिड सिस्टर,
पैटर्नल अंकल्स वाइफ और विडो, ब्रदर सन और अनमैरिड डॉटर लिविंग जॉइंटली विद और एनी अदर रिलेशन डिपेंडेंट ऑन हिम। तो इस तरीके का कोई भी रिलेशन हो गया, ये तो जो इसने बता रखे हैं वो सारे, और इस तरीके का कोई भी रिलेशन हो गया जो कि क्या कर रहे हैं, उनके साथ ज्वाइंटली रह रहे हैं, तो ये सारे के सारे मेंबर ऑफ द फैमिली के अंदर इंक्लूडेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी 4 डेफिनेशन हुई। देन रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो सेक्शन 28 के अंदर आएगी। इस एक्ट के अंदर 51 सेक्शंस है, तो 28 सेक्शन के अंदर रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी बता रखी है। रिपील्ड एक्ट जो 1955 वाला है जो खत्म हो चुका है, सेक्शन 51 क्योंकि उसी को रिपील करने की बात कहता है कि भाई जो पुराना एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। देन स्टैंडर्ड रेंट क्या है जो सेक्शन 7 जिसको बताएगा कि स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या होगा। टेनेंट का मतलब क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि टेनेंट का मतलब क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति बाय whom or on whose account or behalf the rent of any accommodation is or but for contract express or implied would be payable, क्या होगा, would be payable for any accommodation की जिसके द्वारा जिसके अकाउंट पे या जिसके बिहाफ पे वो जो रेंट है वो क्या हो जाएगा, पेबल हो जाएगा फॉर एनी अकोमोडेशन, किसी भी अकोमोडेशन के लिए। एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग द अकोमोडेशन, और इसके अंदर कोई भी व्यक्ति इंक्लूड हो जाएगा जो कि उस अकोमोडेशन को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है एज अ सब टेनेंट, चाहे वो सब टेनेंट के तौर पर कर रहा हो, एंड ऑल्सो एनी पर्सन कंटिन्यूइंग इन पोजीशन आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ दिस टेनेंसी, और कोई भी व्यक्ति अगर उस प्रॉपर्टी को पजेस कर रहा है, इवन अगर उनकी टेनेंसी जो है वो खत्म होगी उसके बावजूद भी कर रहा है, तब भी हम उसको टेनेंट वर्ड की डेफिनेशन के अंदर ही इंक्लूड करेंगे। बट शेल नॉट इंक्लूड एनी पर्सन अगेंस्ट whom any order or decree for eviction has been made। अब जिस व्यक्ति के अगेंस्ट इविक्शन की डिक्री आ गई है तो उस व्यक्ति को हम यहाँ पे टेनेंट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके अलावा कोई भी इस प्रॉपर्टी को अगर घेर के बैठा हुआ है एज अ जिसको हमने दिया है, जिससे हमें रेंट पेबल है, जिससे हमें पैसा मिलना है, तो उस व्यक्ति को हम टेनेंट के तौर पर ही बोलेंगे कि वो टेनेंट है। देन सेक्शन 3 आता है एक्ट नॉट अप्लाई टू सर्टेन अकोमोडेशंस, ये जो एक्ट है कुछ अकोमोडेशंस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये आपके प्री के अंदर इस चीज में से क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन प्री में भी इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तो ये कोई भी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो अकोमोडेशन है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, और दूसरा लोकल अथॉरिटी के, जैसे गवर्नमेंट होगी ऐसी कोई लोकल अथॉरिटी हो गई, उसके थ्रू भी कोई अगर अकोमोडेशन है तो वहां पे भी ये इंक्लूडेड नहीं होगा। लेकिन ये जो लोकल अथॉरिटी है वहां पे क्या होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए। Then the government may by notification exempt from all or any of the provision of this act any accommodation। तो गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है, कौन सी गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि वो नोटिफिकेशन निकाल के किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी एकोमोडेशन को इन इस एक्ट के सभी प्रोविजंस में से या कुछ प्रोविजंस में से एग्जाम्प्ट कर सकती है कि उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। विच इज ओन्ड बाय एनी, अब वो कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे एजुकेशनल, रिलीजियस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या कोई भी नर्सिंग, मैटरनिटी होम, द होल ऑफ द इनकम ड्राइव फ्रॉम विच इज यूटिलाइज्ड फॉर दैट द इंस्टीट्यूशन और नर्सिंग होम और मैटरनिटी होम, या फिर जिसकी जो उस एकोमोडेशन की जो पूरी इनकम है वो इन पर्पसेस के लिए ही यूज हो रही है, तो उनको जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन निकाल के एग्जाम कर सकती है इस एक्ट के प्रोविजन से, पूरे के पूरे एक्ट से भी कर सकती है और किसी पर्टिकुलर प्रोविजन से भी कर सकती है। तो चैप्टर 1 के अंदर हमें इतनी बात दी गई है। देन हमारा चैप्टर 2 आता है प्रोविजन रिगार्डिंग रेंट। अब यहाँ पे हमें रेंट के रिगार्डिंग प्रोविजन दे रखे हैं चैप्टर 2 के अंदर, ठीक है, रेंट के रिगार्डिंग प्रोविजन दे रखे हैं। तो चैप्टर 2 के अंदर याद रखना कि क्या बात दी गई है, रेंट के रिगार्डिंग प्रोविजन दिए गए हैं। तो सेक्शन 4 क्या बोलता है, प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर नॉट अप्लाई टू सर्टेन अकोमोडेशन फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, की इस चैप्टर के, ये वाले चैप्टर पर्टिकुलरली चैप्टर 2, सिर्फ पूरा एक्ट नहीं, सिर्फ कौन सा चैप्टर, चैप्टर 2। जो चैप्टर 2 है इसके जो प्रोविजंस है कुछ टाइम तक एक स्पेसिफाइड पीरियड तक सर्टेन अकोमोडेशंस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, सिर्फ चैप्टर 2 के जो प्रोविजंस है। तो क्या बोलता है कि इस चैप्टर के कोई भी जो प्रोविजंस है चैप्टर 2 के, पार्ट देयर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हिच वाज कंप्लीटेड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसका कंस्ट्रक्शन इस एक्ट के शुरू होने से पहले यानी कि 1961 से पहले या 1961 के बाद हुआ, for a period of 5 years from the date on which such completion of such construction was notified to the local authority concerned। तो जब भी आपका कंस्ट्रक्शन पूरा होता है, जैसे अब तो 1961 के बाद वाली बात चलेगी क्योंकि इससे पुरानी तो होंगी नहीं ज्यादातर प्रॉपर्टीज, तो जब भी आप उसकी जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होकर लोकल अथॉरिटी को नोटिफाई करोगे कि हमारी ये जो कंस्ट्रक्शन है पूरी होगी, इसके 5 साल तक, उसके बाद के 5 ईयर्स तक, ये जो चैप्टर 2 है इसके प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे इस प्रॉपर्टी के ऊपर। सेक्शन 4 ये बोलता है। अब देखो क्या क्या बातें हैं
जो कि इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज के ऊपर होंगी। सबसे पहली बात, रेंट इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट नॉट रिकवरेबल, कि अगर आप कोई भी रेंट स्टैंडर्ड रेंट के एक्सेस में लेते हो तो वो रिकवरेबल नहीं होगा, कि आप कोर्ट से जाके ये नहीं बोल सकते कि मुझे ये रेंट रिकवर करवाओ जो मैं स्टैंडर्ड रेंट से ऊपर मांग रहा हूँ। तो साफ साफ बोलता है सेक्शन की नो टेनेंट शेल, कि कोई भी टेनेंट जो वो शेल यानी कि नहीं करेगा ऐसे, नॉट स्टैंडिंग एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। या तो आपको एग्रीमेंट है तो ठीक है, आप दोनों एग्री हुए ना उस चीज के लिए, तो भाई आप ठीक है, आप ऐसा बोल रहे थे। अगर आपके बीच में इस चीज का एग्रीमेंट नहीं है तो फिर आपके ऊपर सेक्शन 5 एप्लीकेबल होगा। बी लाइबल टू पे टू हिज लैंडलॉर्ड फॉर द ऑक्यूपेशन ऑफ एनी एकोमोडेशन ऑफ एनी अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट ऑफ द एकोमोडेशन। तो जो स्टैंडर्ड रेंट है इससे ऊपर का अमाउंट पेबल नहीं होगा टेनेंट के द्वारा उस लैंडलॉर्ड को। अगर आपने अपना एग्रीमेंट कर लिया, दोनों एग्री हो गए तो अलग बात है, लेकिन अगर आपके बीच में इस तरीके का एग्रीमेंट नहीं है तो फिर आप स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा रेंट नहीं लोगे। Any agreement for the payment of rent in excess of the standard rent shall be construed as if they were an agreement for the payment of the standard rent only। तो ये वाला जो एग्रीमेंट हो रहा है ना आपका, जो आप एक्सेस रेंट के लिए कर रहे हो, इसको ही अब आप क्या मान लोगे, स्टैंडर्ड रेंट मान लोगे। सबसेक्शन 2 ये बोलता है। सेक्शन 5 के अंदर में ये बात बोलेगी कि स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा रेंट नहीं लिया जाएगा, रिकवरेबल नहीं होगा। और अगर आप एग्रीमेंट के थ्रू कर लेते हो तो फिर उसी को हम स्टैंडर्ड रेंट मान लेंगे कि हाँ आप दोनों एग्री हुए थे तो ठीक है, आप जो इस चीज पे एग्री हुए हो आप अपना रेंट रिकवर कर सकते हो। देन सेक्शन 6 क्या बोलता है, अनलॉफुल चार्जेस नॉट टू बी क्लेम्ड और रिसीव्ड। अब ये अनलॉफुल चार्जेस के लिए बोल रहा है कि आप अनलॉफुल चार्जेस को क्लेम या रिसीव नहीं कर सकते जो कि लॉफुल नहीं है। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, नो पर्सन शैल क्लेम और रिसीव एनी रेंट इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट, जैसा कि हमने सेक्शन 5 में भी पढ़ा। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई आपका एग्रीमेंट में है तो ठीक है बात, नहीं तो आप स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा रिकवर नहीं करोगे, क्योंकि फिर जो एग्रीमेंट में होता है उसी को हम स्टैंडर्ड रेंट मान लेते हैं। नो पर्सन शेल इन कंसिडरेशन ऑफ द ग्रांट, रिन्यूअल और कंटिन्यूएंस ऑफ एनी टेनेंसी और सब टेनेंसी ऑफ एनी अकोमोडेशन, इसके लिए क्या बोलता है इस बात के लिए कि कोई व्यक्ति क्या नहीं करेगा, क्लेम और रिसीव द पेमेंट ऑफ एनी सम एज प्रीमियम और पगड़ी, और क्लेम और रिसीव एनी कंसिडरेशन व्हाटसोएवर इन कैश और इन काइंड इन एडिशन टू द रेंट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति ये जो ग्रांट, रिन्यूअल, कंटिन्यूएंस के लिए जो टेनेंसी की होगी अब या सब टेनेंसी की होगी, कोई भी व्यक्ति कोई भी क्लेम या कोई भी इस तरीके का अमाउंट रिसीव नहीं करेगा। किस तौर पर अमाउंट रिसीव नहीं करेगा इस ग्रांट, रिन्यूअल या कंटिन्यूएंस के लिए, कोई भी प्रीमियम के तौर पर, पगड़ी के तौर पर, या फिर कोई भी इस तरीके से एक्सेस में जो कि स्टैंडर्ड रेंट से अमाउंट है उसको रिसीव नहीं करेगा इन एनी कंसिडरेशन व्हाटसोएवर, चाहे वो कैश के अंदर लेना हो, काइंड के अंदर लेना हो, या रेंट से एक्सेस में कोई चीज लेनी हो, तो उन चीजों के लिए मना कर रहा है। लेकिन अगर आपको ये चीजें चाहिए तो वहां पे इसका एक बी बोल देता है कि एक्सेप्ट विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, या तो आप जो आरसीए है, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, इसकी प्रीवियस परमिशन लो, क्लेम और रिसीव द पेमेंट ऑफ एनी सम एक्सीडिंग 1 month रेंट ऑफ सच एकोमोडेशन एज रेंट इन एडवांस। तो अगर आपको रेंट इन एडवांस भी लेना है 1 महीने से ज्यादा का, तो वहां पे आपको किसकी, आरसीए की परमिशन लेनी पड़ेगी, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी की। अदरवाइज अब इस तरीके से आप कोई भी एक्सेस अमाउंट नहीं ले सकते टेनेंट से, वो अलाउड नहीं है। 1 month से ज्यादा का अमाउंट अगर आपको लेना है तो उसके अंदर भी आपको आरसीए की क्या करनी पड़ेगी, प्रीवियस परमिशन लेनी पड़ेगी, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी की। रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी कहां बनेगी, सेक्शन 28 के अंदर बनेगी। सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर द टेनेंट or any other person acting or purporting to act on behalf of the tenant or subtenant to claim or receive any payment in consideration of the relinquishment, transfer or assignment of his tenancy or subtenancy as the case may be of any accommodation। तो यहाँ पे जो टेनेंट है उसकी बात कर रहा है, अभी लैंडलॉर्ड की बात कर रहा था, अभी किसकी बात कर रहा है, टेनेंट की बात कर रहा है कि किसी भी टेनेंट के लिए लॉफुल नहीं होगा या किसी और व्यक्ति के लिए लॉफुल नहीं होगा भाई उसके बिहाफ पे, टेनेंट के बिहाफ पे, जो कि उसके बिहाफ पे काम करेगा या सब टेनेंट के लिए, कि वो क्लेम करे या रिसीव करे किसी भी तरीके की पेमेंट कंसिडरेशन के तौर पर जब वो छोड़ रहा है, रेलिंक्विश कर रहा है या ट्रांसफर कर रहा है उस प्रॉपर्टी को, या असाइनमेंट कर रहा है अपनी टेनेंसी को, जब रेलिंक्विश कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है या असाइनमेंट कर रहा है अपनी टेनेंसी या सब टेनेंसी को, जैसे आगे किसी को दे रहा है, एज द केस में बी ऑफ एन एकोमोडेशन, तो उसके लिए क्या है, अनलॉफुल है, वो इस तरीके का कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लेगा उसके लिए। ठीक है, जैसे वो होता है ना कि भाई मैं आपकी प्रॉपर्टी खाली कर दूंगा, मुझे इतने पैसे दे दो, वो सब चीजें करने के लिए मना किया गया। Nothing in this section shall apply to any payment made under agreement by any person to a landlord। अब अगर कोई व्यक्ति, आप अपने बीच में एग्रीमेंट कर लो, आप लोगों ने एग्रीमेंट किया था, तो फिर इस सेक्शन की बातें नहीं चलेगी। आपने कहा कि स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा लेना है, या जब इस तरीके से
कुछ भी आपने अगर एग्रीमेंट कर रखा है कि इस वक्त पे मैं इतना अमाउंट ज्यादा लूंगा, तो वो बातें फिर आप अपनी अप्लाई कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन। और ये बातें किस चीज के लिए, एग्रीमेंट की बातें किस चीज के लिए, फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन के लिए बोल रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस करने की बात है उसके लिए बोल रहा है, ऑफ द होल और पार्ट ऑफ एनी एकोमोडेशन ऑन द land belonging to or taking on lease by landlord if one of the conditions of the agreement is that the landlord is to be let through that person the whole or part of the accommodation when completed for use of that purpose or any member of his family। तो यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना कि मैं एडवांस देता हूँ और आप जो है इस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन पूरा करवाइए और फिर आप मुझे इसको लीज पे या रेंट पे दे देंगे, तो उसके लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे सबसेक्शन 4 के अंदर। प्रोवाइडेड दैट सच पेमेंट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ एग्रीड रेंट फॉर 5 ईयर्स। तो ये वाला जो अमाउंट वो लेगा भी ना, जो एक्सेस में एग्रीमेंट करके लेगा भी यहाँ पे, वो जो अमाउंट है ना वो 5 साल के अमाउंट से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है, जो एडवांस में वो उससे ले रहा है। ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द एकोमोडेशन टू बी लेट टू सच पर्सन। फिर सबसेक्शन 5 बोलते हैं एनी पेमेंट मेड अंडर सबसेक्शन 4 शैल बी डीम टू द पेमेंट ऑफ रेंट इन एडवांस। तो ये जो पेमेंट की जाएगी एग्रीमेंट के थ्रू उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए, इस पेमेंट को क्या मान लिया जाएगा कि ये एडवांस पे किया गया रेंट फॉर द टेनेंसी विच इज रिलेटेबल। जिस भी टेनेंसी के लिए, जिस भी प्रॉपर्टी के लिए वो दिया जा रहा है उसका एडवांस मान लिया जाएगा। और मैक्सिमम कितने तक लिया जा सकता है, 5 ईयर तक के एडवांस के तौर पर लिया जा सकता है, उससे ज्यादा एडवांस के तौर पर भी नहीं लिया जाएगा सेक्शन 6 के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको सेक्शन 6 समझ आएगा। कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। सेक्शन 7 बात करते हैं स्टैंडर्ड रेंट की। तो स्टैंडर्ड रेंट इन रिलेशन टू एकोमोडेशन मींस, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट अभी हम पढ़ रहे हैं ना, 5 में भी पढ़ा, 6 में भी पढ़ा कि स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। तो स्टैंडर्ड रेंट होगा क्या, तो उसके लिए सेक्शन 7 क्या बोलता है, वेयर रीजनेबल एनुअल रेंट और फेयर रेंट हैज बीन फिक्स्ड। क्या कि जहां पे कोई रीजनेबल एनुअल रेंट या कोई फेयर रेंट जो है वो फिक्स किया गया है बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर द रिपील्ड एक्ट। रिपील्ड एक्ट कौन सा, 1955 वाला, जो पुराने वाला एक्ट था। तो जहां अगर उस एक्ट की अथॉरिटी के हिसाब से कोई रीजनेबल एनुअल रेंट या फेयर रेंट फिक्स किया गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, और प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द रिपील्ड एक्ट, या जैसे मान लो 1955 के एक्ट से पहले की अगर कोई अथॉरिटी है उसने कोई इस तरीके से रीजनेबल एनुअल रेंट या फेयर रेंट फिक्स किया है, एज अ केस में भी बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर द एनेक्टमेंट ऑफ द टाइम इन फोर्स सच रीजनेबल एनुअल रेंट और फेयर रेंट, तो उसी को हम क्या मानेंगे, एनुअल जो रीजनेबल एनुअल रेंट है या फेयर रेंट है उसी को हम क्या मानेंगे, स्टैंडर्ड रेंट मानेंगे। पहली बात इसने ये बोली, यानी कि इस एक्ट से पहले की भी अगर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और उस अथॉरिटी ने कोई रीजनेबल एनुअल रेंट या फेयर रेंट फिक्स किया तो उसको हम मान लेंगे। पहली चीज तो ये होगी, ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट। देन दूसरा बोलता है वेयर द एकोमोडेशन वाज लेट आउट ऑन और बिफोर 1st डे ऑफ जनवरी 1948 की। अगर आपने वो जो एकोमोडेशन है कब लेट आउट की थी, 1 जनवरी 1948 से पहले की थी, एंड द रीजनेबल एनुअल रेंट और फेयर रेंट हैज नॉट बीन सो फिक्स, और उसका जो रीजनेबल एनुअल रेंट था या फेयर रेंट था वो फिक्स नहीं हुआ था। द रेंट ऑफ दैट एकोमोडेशन एज शोन इन द म्युनिसिपल असेसमेंट रजिस्टर और एज वाज रियलाइज्ड ऑन द 1st डे ऑफ जनवरी 1948 व्हिचएवर इज लेस। तो ये आपको याद रखना है इसका सबसेक्शन 2 कि अगर आपने अपनी एकोमोडेशन जो है 1 जनवरी 1948 से पहले दिया और उसका कोई रीजनेबल एनुअल रेंट या कोई भी फेयर रेंट फिक्स नहीं हो रखा, तो ऐसी सिचुएशन में आपका स्टैंडर्ड रेंट क्या रहेगा, जो भी उस एकोमोडेशन के लिए जो रेंट है वो कहाँ पे बताया गया, म्युनिसिपल असेसमेंट रजिस्टर के अंदर बताया गया, या फिर जो असलियत में उसका रेंट लिया गया वो दोनों में से जो सा भी लेस होगा उसी को हम क्या मान लेंगे, स्टैंडर्ड रेंट मान लेंगे। अगर देखो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बता दिया तो वो बात चल ही रही है। अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने नहीं बताया और 1 जनवरी 1948 से पहले आपने अपनी प्रॉपर्टी दी थी, तो जो अमाउंट रेंट का म्युनिसिपल असेसमेंट रजिस्टर या फिर जो भी एक्चुअल में रियलाइज हुआ था, दोनों में से जो सा भी कम रहेगा उसी को हम क्या मान लेंगे, स्टैंडर्ड रेंट मान लेंगे। और दूसरी बात क्या बोलता है, वेयर द एकोमोडेशन वाज नॉट लेट आउट ऑन और बिफोर 1st डे ऑफ जनवरी 1948। अब इसका मतलब कि आप 1 जनवरी 1948 के बाद आपने वो प्रॉपर्टी रेंट के ऊपर दी है, और ऐसी सिचुएशन के अंदर जो रेंट है उस एकोमोडेशन का एज शोन इन द म्युनिसिपल असेसमेंट रजिस्टर और एज कुड बी रियलाइज्ड ऑन 1st डे ऑफ जनवरी 1948 व्हिचएवर इज लेस। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सीधा सीधा बोल रहा है कि हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, जो भी अमाउंट हमें इसके अंदर दिया गया, म्युनिसिपल रजिस्टर के अंदर दिया गया या फिर जो भी रियलाइज हुआ 1 जनवरी 1948 का, दोनों में से जो सा भी कम है उसको मानेंगे इंक्रीज। इसके अंदर इंक्रीज कर देंगे किस चीज का, इन द केस ऑफ एनी रेजिडेंशियल एकोमोडेशन एंड एकोमोडेशन यूज फॉर एजुकेशन पर्पस बाय
35% ऑफ सच रेंट। तो उसके अंदर हम क्या कर देंगे, 35% इंक्रीज कर देंगे। यानी कि मान लो कि अगर 1949 में आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी, ठीक है, और अगर मान लो म्युनिसिपल असेसमेंट रजिस्टर के अंदर उसका रेंट 5,000 पे दिया गया, अमाउंट थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया मैंने, और आप एक्चुअल में रियलाइज कर रहे थे 4,000 रुपीज, ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, इन दोनों से जो सा लेस है वो लेना है स्टैंडर्ड रेंट के लिए, तो 4,000 पे लिया, ठीक है, क्योंकि आपने 1948 के बाद किया है। अब इस 4,000 के अंदर आपको क्या करना है, अगर ये प्रॉपर्टी किस चीज के लिए थी, रेजिडेंशियल थी या एजुकेशन पर्पज की थी, इसके अंदर आपको इसका 35% निकालना है, ठीक है। तो 1,400 रुपए, तो 4,000 के अंदर 1,400 रुपए ऐड कर देंगे, 5,400 रुपीज जो है इसका स्टैंडर्ड रेंट हो जाएगा, अगर ये फर्स्ट वाला केस होता है। हमने 1,400 क्या किया, इस 4,000 में ऐड कर दिया, इसका 35% एक्स्ट्रा निकाल के। दूसरा बोलता है इन एनी केस ऑफ अदर एकोमोडेशन, अगर इन दोनों के अलावा किसी तरीके की एकोमोडेशन है तो उसके अंदर हमें क्या करना है, बाय 75% ऑफ सच रेंट। तो इस रेंट का ये जो 4,000 था, इसका 75% इंक्रीज कर देना है हमें, तो यानी कि 3,000 इंक्रीज हो जाएगा, 7,000 रुपये हो जाएगा यहाँ पे इसका जो स्टैंडर्ड रेंट है। एंड ये वाली बात एंड है यहाँ पे, in case the tenant is not liable to pay the municipal tax and there has been an increase in municipal tax subsequent to 1st day of January 1948 by an amount equal to such increase, और अगर मान लो कि टेनेंट ने कोई भी टैक्स पेबल नहीं था उसके द्वारा म्युनिसिपल टैक्स अथॉरिटीज को, और उस टैक्स के अंदर कोई इंक्रीज हुआ है, कौन देता है टैक्स, वैसे तो जो लैंडलॉर्ड होता है वो पे करता है ना, तो उस टैक्स को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया जाएगा, जो इंक्रीज हुआ है ना टैक्स के अंदर वो भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो ये तीन चीजें हैं कि किस तरीके से हम वैल्यूएशन करेंगे 1948 के बाद की, और ये वाली है जो हम कैसे वैल्यूएशन करेंगे 1948 से पहले की। कब, जब हमें कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने रीजनेबल एनुअल रेंट या फेयर रेंट फिक्स नहीं कर रखा। इसके प्रोविजो के अंदर बोलता है प्रोवाइडेड दैट द इंक्रीज स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ ए एंड बी शैल बी परमिसिबल ओनली इफ द अकोमोडेशन हैज बीन केप्ट इन गुड एंड टेनेंटेबल रिपेयर्स। तो ये जो आप इंक्रीज कर रहे हो 35%, 75% का, ये तभी होगा जब आपने उस प्रेमाइसिस को, उस एकोमोडेशन को बहुत ही अच्छी कंडीशन के अंदर और टेनेंटेबल रिपेयर्स के अंदर रखा हुआ है, जो भी उसके रिपेयर वगैरह होते हैं वो सब आप करवा रहे हो, तभी आप इंक्रीज करोगे, ऐसे ही नहीं बस आपको वहां से बैठ के पैसे मिलने हैं। देन सबसेक्शन 3 बोलता है इन केस ऑफ एकोमोडेशन नॉट फॉलिंग अंडर क्लॉज 1 और क्लॉज 2 अबव, इन दोनों में आया ही नहीं, जैसे 1948 से पहले बाद इनमें से किसी भी क्लॉज के अंदर नहीं आया, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर स्टैंडर्ड रेंट क्या होगा वो बताता है। इफ द एकोमोडेशन इज सेपरेटली असेस्ड टू म्युनिसिपल असेसमेंट द एनुअल रेंट अकॉर्डिंग टू सच असेसमेंट प्लस 15%, और अगर वो एकोमोडेशन जो है वो सेपरेटली असेस होती है म्युनिसिपल असेसमेंट के थ्रू, तो वहां पे क्या किया जाएगा, वो जो भी असेसमेंट हुई है, ठीक है भाई, रजिस्टर के अंदर नहीं दे रखा, सेपरेटली उसको असेस किया जाता है म्युनिसिपल अथॉरिटीज के द्वारा, तो वहां पे जो असेसमेंट हुई है प्लस उसके अंदर आप 15% बढ़ा दीजिए, जो भी अमाउंट है वो आपका क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड रेंट कहलाएगा। और आगे क्या बोलता है, इफ ओनली अ पार्ट ऑफ द अकोमोडेशन इज सो असेस की उस पूरी प्रॉपर्टी में से सिर्फ एक पार्ट जो है इस तरीके से असेस करती है अलग तरीके से म्युनिसिपल जो असेसमेंट है, द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ द एनुअल रेंट ऑफ द होल अकोमोडेशन अकॉर्डिंग टू सच असेसमेंट प्लस 15%। तो इसका जितना प्रोपोर्शन बनता है ना, जैसे मान लो इस पूरी प्रॉपर्टी का 5,000 बनता है और ये प्रॉपर्टी जो है इसकी कितनी है, मान लो 1/4 है, तो 5,000 का जो 1/4 होगा यानी कि 1,250, उसके अंदर आप 15% ऐड कर दोगे, जिसका सेपरेट असेसमेंट हुआ था उस प्रॉपर्टी, तो वहां पे इस तरीके से हो जाएगा जहां पे पार्ट है। इफ द एकोमोडेशन इज नॉट सो असेस, और अगर एकोमोडेशन का असेसमेंट हुआ ही नहीं सेपरेटली, तो वहां पे क्या होगा, द एनुअल रेंट कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू द रेंट एग्रीड अपॉन बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट, तो जो भी उनके बीच में रेंट एग्री हुआ था जो लैंडलॉर्ड है और टेनेंट के बीच में, when such accommodation is first let out and if it has been so let out to such amount for which it could be let out immediately after its construction was completed, तो इसके अंदर हम कितना मान लेंगे, जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम, उस अमाउंट को हम क्या मान लेंगे, स्टैंडर्ड रेंट मान लेंगे। और अगर मान लो कि वो एकदम उस कंस्ट्रक्शन के बाद लेट आउट होना, तो जिस भी अमाउंट पे होना था उसी को हम स्टैंडर्ड रेंट मान लेंगे। द एनुअल रेंट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल पेमेंट ऑफ एन अकाउंट इक्वल टू 6.75 बोल सकते हो आप, 6.3/4 बोल रहे हैं ना, तो 6.7% बोल सकते हैं इसको, पर एनम ऑफ द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड द मार्केट प्राइस ऑफ द लैंड कंप्राइज इन द एकोमोडेशन ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, दोनों में से जोन सी भी लेस है। तो यानी कि या तो आपका एक्चुअल वाला आ जाएगा, या फिर जो भी आपका एनुअल रेंट कैलकुलेट किया गया है एनुअल पेमेंट के बेसिस पे, जो आपने एनुअल पेमेंट की है, इक्वल टू
6.7% पर एनम ऑफ द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, और पर ईयर की जो भी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का 6.75% है। एंड द मार्केट प्राइस ऑफ द लैंड कंप्राइज इन द एकोमोडेशन, और जो भी उसके अंदर मार्केट प्राइस है जो लैंड ऑक्यूपाई की है उसकी ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, जिस दिन वो कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी उस दिन का जो मार्केट प्राइस है उसके। तो इन दोनों को जो कैलकुलेट करके दोनों में से जो भी अमाउंट लेस आएगा उसको हम क्या मान लेंगे, स्टैंडर्ड रेंट मान लेंगे। तो सेक्शन 7 तक हमारी ये बात बोली गई है। देन सेक्शन 8 क्या बोलता है, लॉफुल इंक्रीज ऑफ स्टैंडर्ड रेंट इन सर्टेन केसेस एंड रिकवरी ऑफ अदर चार्जेस। अब यहाँ पे लॉफुल इंक्रीज की बात करता है, लॉफुल इंक्रीज ऑफ स्टैंडर्ड रेंट की बात करता है इन सर्टेन केसेस, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, और बाकी जो भी चार्जेस है उसकी रिकवरी के बारे में भी बात करता है। तो जहां पे वेयर अ लैंडलॉर्ड हैज एट एनी टाइम बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के शुरू होने से पहले 1961 से पहले, विद और विदाउट द अप्रूवल ऑफ द टेनेंट, और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट विद द रिटन अप्रूवल ऑफ द टेनेंट। तो शुरू होने से पहले चाहे उसकी रिटन अप्रूवल ली हो या ना ली हो, लेकिन शुरू होने के बाद अगर उसकी रिटन अप्रूवल ली है तो किसकी, टेनेंट की, किसने, लैंडलॉर्ड ने, और द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी या फिर आरसीए की अथॉरिटी ली हो, इनकर्ड एक्सपेंडिचर फॉर एनी इंप्रूवमेंट। तो लैंडलॉर्ड ने उसके ऊपर क्या किया हो, कोई भी उसकी इंप्रूवमेंट के लिए खर्चा किया हो, या एडिशन के लिए कोई खर्चा किया हो, या स्ट्रक्चरल अल्टरेशन की हो उसके अंदर, एकोमोडेशन के अंदर। नॉट बीइंग एक्सपेंडिचर ऑन डेकोरेशन, वो एक्सपेंडिचर जो है डेकोरेशन के लिए नहीं होना चाहिए, किस चीज के लिए, इंप्रूवमेंट, एडिशन या स्ट्रक्चरल अल्टरेशन होना चाहिए, कोई नई वॉल खड़ी कर दी उसके अंदर, इस तरीके की कोई चीज है उसके लिए। ये नहीं कि सिर्फ उसके अंदर कोई डेकोरेशन कर दी या टेनेंट टेबल रिपेयर्स कर दिए, फिर रहने के लिए ठीक रहे, वो थोड़ा पाइप वगैरह ठीक करा दिया, वो सब चीजें नहीं। ये 3 चीजें होनी चाहिए, नेसेसरी और यूजुअल फॉर सच अकोमोडेशन एंड द कॉस्ट ऑफ दैट इंप्रूवमेंट। ये जो इस इंप्रूवमेंट की कॉस्ट हुई है या एडिशन की या अल्ट्रेशन की, has not been taken into account in determining the rent of the accommodation, the landlord may lawfully increase the standard rent per year by an amount not exceeding 10% of the rent payable for the timing। अब इस इम्प्रूवमेंट का, एडिशन का और अल्टरेशन का टेनेंट से खर्चा नहीं लिया गया जितना भी हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो कौन है, लैंडलॉर्ड है, वो क्या कर सकता है, 10% पर एनम, मैक्सिमम 10% पर एनम तक का, या 10% जो भी अमाउंट है उसका पर मंथ का, जो जैसे भी रेंट लिया जा रहा है उसका 10% क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। अगर 10,000 पे रेंट ले रहा था तो मैक्सिमम इसको 11,000 पे कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं करेगा। ठीक है, तो वहां पे इसको ये अथॉरिटी दी गई है लैंडलॉर्ड को कि वो इस सिचुएशन के अंदर अपने रेंट को इंक्रीज कर सकता है। बेयर A landlord pays in respect of accommodation any charge for electricity or water consumed in the accommodation or any other charges levied by the local authority having jurisdiction in the area which is ordinarily payable by the tenant. He may recover from the tenant the amounts so paid by him, but the landlord shall not save as provided in section 7, recover from the tenant whether by means of increase or rent otherwise the amount of any tax or building or land imposed in respect of the accommodation occupied by the tenant। तो ये अगर इस तरीके की पेमेंट लैंडलॉर्ड के द्वारा की जाएगी, कौन सी, टैक्स की पेमेंट हो गई, या इस तरीके की कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए या वाटर के बिल हो गए, इसको अगर पे करे तो उसके लिए कोई टेनेंट से ज्यादा रेंट वसूला नहीं जाएगा, सिर्फ उसकी जो अमाउंट है जो उसने पे किया वो उससे ले सकता है। बिजली का बिल जो मैंने दिया आप पे, या पानी का बिल दिया, तो ये सारी चीजें वो कर सकता है। Provided that nothing in this subsection shall affect the liability of any tenant under agreement whether express or implied to pay for the time the amount of any such tax as appropriate। सिंपल सी बात है कि अगर उसकी कोई लाइबिलिटी टैक्स वगैरह की है जो आपने एग्रीमेंट में लिखी थी तो वो तो उसको पे करनी पड़ेगी, किसको, टेनेंट को, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसका। ठीक है, तो ये सेक्शन 8 तक हमें बात बोली। देन ये बोल रहा है कि नोटिस ऑफ इंक्रीज ऑफ रेंट। अब यहाँ पे अगर रेंट इंक्रीज होता है तो उसको नोटिस देने की बात कर रहा है। तो वेयर अ लैंडलॉर्ड विशेस टू इंक्रीज द रेंट ऑफ एनी एकोमोडेशन, जहां पे भी वो लैंडलॉर्ड जो है अगर रेंट बढ़ाना चाहता है किसी प्रीमाइसेस का, ही शैल गिव द टेनेंट नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू मेक द इंक्रीज। तो उसको इसके लिए नोटिस देना पड़ेगा कि भाई मैं रेंट बढ़ाना चाहता हूँ, एंड सो फॉर एज सच इंक्रीज भी लॉफुल अंडर द एक्ट। और साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो मैं बढ़ा रहा हूँ, जैसे भी 10% बढ़ाने की बात हुई है, जैसे भी ये लॉफुल है, ये मैं अनलॉफुली नहीं बढ़ा रहा हूँ। इट शैल बी द ड्यू it shall be due and recoverable only in respect to a period of tenancy after the expiration of 30 days from the date of which the notice is given। और ये जो इंक्रीज रेंट है ये कब से बढ़ के होगा, जिस भी दिन मैंने नोटिस भेजा है उसके 30 दिन बाद से ये मैं बढ़ा सकता हूँ। ये नहीं कि मैंने आज नोटिस भेजा और जो कल मेरा रेंट ड्यू हो रहा है उसके लिए भी मैं ले सकता हूँ, यानी कि जब भी मैं भेज रहा हूँ उसके
30 दिन बाद वाला रेंट को के ऊपर ये जो मैंने इंक्रीज किया ये एप्लीकेबल होगा। एवरी नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 मस्ट बी इन राइटिंग। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपसे पूछी जा सकती है कि नोटिस जो है वो कैसे होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, जो लैंडलॉर्ड है या उसके बिहाफ पे कोई उसको साइन कर दे लैंडलॉर्ड के बिहाफ पे, और ईदर बी सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, एक्नॉलेजमेंट ड्यू टू द टेनेंट, और बी टेंडर्ड और डिलीवर्ड पर्सनली टू हिम। तो या तो आप उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दो या फिर पर्सनली आके उसको डिलीवर करो। एज टू वन और टू वन ऑफ हिज फैमिली और सर्वेंट एज हिज रेजिडेंस, या फिर उसकी फैमिली में जाके किसी को दे दो या उसके सर्वेंट को दे दो जो भी उसके रेजिडेंस के ऊपर है। और इफ सच टेंडर और डिलीवरी इज नॉट प्रैक्टिसेबल एफिक्स टू अ कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द एकोमोडेशन। अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते तो कोई भी कॉन्स्पिशियस पार्ट है जहां पे भी वो रहता है, एकोमोडेट करता है, ठीक है, मतलब जो भी एकोमोडेशन का मीनिंग हमने देखा था वहां वहां पे जाके आप उस कॉन्स्पिशियस पार्ट पे लगा दो कि वो उस इंक्रीज को पढ़ ले, अगर ये चीजें पॉसिबल नहीं है तो इस तरीके से आपको नोटिस भेजना होगा अगर आप अपने रेंट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो। देन सेक्शन 10 बोलता है रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी टू फिक्स स्टैंडर्ड रेंट एक्सेट्रा। अब यहाँ पे रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी की बात कर रही है कि वो भी स्टैंडर्ड रेंट को फिक्स कर सकती है। तो जो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जो सेक्शन 28 के अंदर बनती है, शेल ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट इन दिस बिहाफ, जब उसको इस तरीके की एप्लीकेशन उसके पास लगाई जाएगी, ईदर बाय द लैंडलॉर्ड और बाय द टेनेंट, दोनों में से कोई भी लगा सकता है, इन प्रेस्क्राइब मैनर फिक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एकोमोडेशन। किसी भी एकोमोडेशन के लिए जब आरसीए के पास एप्लीकेशन लगाई जाती है, चाहे लैंडलॉर्ड लगाए चाहे टेनेंट लगाए। द स्टैंडर्ड रेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 7, कि जो हमारा स्टैंडर्ड रेंट है मतलब एक तरीके से डिटरमाइन करवाया जा रहा है आरसीए से सेक्शन 7 के अंदर, जैसे हम देख रहे थे, या फिर जो सेक्शन 8 का इंक्रीज है उसके बारे में हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं आरसीए के बाद कि ये इंक्रीज करवाया जाए या जो भी चीज है, ठीक है, जैसे 10% इंक्रीज था उसके अंदर मैक्सिमम वाली बात। इन फिक्सिंग द स्टैंडर्ड रेंट ऑफ एनी एकोमोडेशन or lawful increase thereof, the rent controlling authority shall fix an amount which appears to be reasonable having regard to the provisions of section 7 and section 8 of the circumstances of the case। तो section 7 और section 8 को ध्यान में रखते हुए अगर कोई इंक्रीज करना है या स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करना है तो इन दोनों सेक्शंस को ध्यान में रखते हुए आरसीए वो इंक्रीज या स्टैंडर्ड रेंट को डिटरमाइन करती है। In fixing the standard rent of any accommodation, part of which has been lawfully sublet, the rent controlling authority may also fix the standard rent on the sublet। तो अगर कोई उसका कोई पार्ट सबलेट हो रखा है तो उसके लिए भी जो हमारी आरसी है वो ये इसका रेंट डिटरमाइन कर सकती है। Where for any reason it is not possible to determine the standard rent of any accommodation on the principles set forth in section 7, the RCA may fix such rent as would be reasonable having regard to the situation। तो अगर सेक्शन 7 के हिसाब से नहीं कर पा रही तो जो भी आरसीए को रीजनेबल लगता है उस हिसाब से कर देगी, उस सिचुएशन के जो उसको सिचुएशन ठीक लग रही है या लोकेलिटी या कंडीशंस जो भी लग रही है इस अकोमोडेशन की उसके हिसाब से। साथ ही साथ वो देखेगी कि क्या एमिनिटीज प्रोवाइड की जा रही है, जो भी नॉर्मल सुविधाएं होती हैं उनको हम कहते हैं। एंड वेयर देयर आर सिमिलर और नियरली सिमिलर एकोमोडेशन इन द लोकेलिटी हैविंग रिगार्ड आल्सो टू द स्टैंडर्ड एंड पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एकोमोडेशन। कि भाई आप सेक्शन 7 को फॉलो नहीं कर पा रहे तो आसपास के घर का रेंट क्या है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर वहां पे रीजनेबल तौर पर आरसीए जो है अपने हिसाब से वहां पे स्टैंडर्ड रेंट बता देती है। द स्टैंडर्ड रेंट शैल बी फिक्स फॉर टेनेंसी ऑफ 12 मंथ्स। तो स्टैंडर्ड रेंट है वो 12 मंथ की टेनेंसी के लिए फिक्स किया जाएगा, प्रोवाइडेड दैट वी आर द टेनेंसीज फ्रॉम मंथ टू मंथ और फॉर एनी पीरियड लेस देन अ मंथ। कि भाई जहां पे टेनेंसी जो है मंथ टू मंथ वाली है कि हर महीने की हर एक महीने का रेंट ड्यू होता है, इस तरीके से होता है। एक तो जो हम ईयर वाला कर लेते हैं, एक मंथ टू मंथ वाली है, उससे भी कम की होती है 15 दिन 10 दिन वाली। The standard rent for such tenancy shall bear the same proportion to the annual standard rent as the period of tenancy bears to 12 months। तो वहां पे हम उसको प्रोपोर्शन कर देंगे कि भाई उसने एक बारी में 12 महीने का डिटरमाइन किया आरसीए ने स्टैंडर्ड रेंट, तो वहां पे आप उसको 112 कर लो। अगर आपको महीने टू महीने वाली है, 15 दिन वाली है तो उसको 124 कर लो, जैसे भी है उसको प्रोपोर्शनेट कर दोगे उस हिसाब से। In fixing the standard rent for any accommodation under this section, the rent controlling authority shall fix the standard rent thereof in an unfurnished state। तो वो unfurnished state के तौर पर इसको रखा जाता है। and may also determine an addition charges to be payable on account of any furniture supplied by the landlord। और अगर कोई फर्नीचर वगैरह भी सप्लाई किया गया है लैंडलॉर्ड के द्वारा तो उसको भी कंसीडर करेगा और उसके लिए भी अमाउंट पे करवाया जाएगा स्टैंडर्ड रेंट के अंदर। And it shall be lawful for the landlord to recover such additional charge from the tenant। तो ये जो एडिशनल चार्जेस हैं ये भी ये अपने रिकवर कर सकता है टेनेंट से, लॉफुल होगा वो। सबसेक्शन 7 बोलता है इन फिक्सिंग द स्टैंडर्ड रेंट ऑफ एनी अकोमोडेशन अंडर दिस सेक्शन द रेंट
कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल स्पेसिफाई अ डेट फ्रॉम विच द स्टैंडर्ड रेंट्स ऑफ फिक्स शैल बी डीम टू हैव इफेक्ट। और ये भी बताएगा जो हमारी आरसी है कि ये जो मैंने स्टैंडर्ड रेंट रखा है या इंक्रीज किया है, ये किस डेट से इंक्रीज या स्टैंडर्ड रेंट माना जाएगा। प्रोवाइड दैट इन नो केस द डेट्स ऑफ स्पेसिफाइड शैल बी अर्लियर देन 30 डेज, लेकिन 30 दिन से पहले नहीं होगा। जैसे नोटिस भी आपको 30 दिन का भेजना था, उसी के बाद आप इंक्रीज कर सकते हो, ऐसी आरसीए भी 30 दिन से पहले का टाइम नहीं रखेगा उस रेंट को एप्लीकेबल करने के लिए, स्टैंडर्ड रेंट या इंक्रीज रेंट को एप्लीकेबल करने के लिए टू द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर द फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, तो सेक्शन 10 के अंदर इतनी बात हमें बोली गई। आई होप आपको समझ आई होगी, अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। सेक्शन 11 क्या बोलता है, फिक्सेशन ऑफ इंटरिम रेंट। इंटरिम रेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इफ एन एप्लीकेशन फॉर फिक्सिंग द स्टैंडर्ड रेंट फॉर डिटरमाइनिंग द लॉफुल इंक्रीज ऑफ सच रेंट इज मेड अंडर सेक्शन 10। अब आपने क्या किया है, सेक्शन 10 के अंदर एप्लीकेशन लगाइए कि स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर दो। तो अब इस दौरान जब आपकी एप्लीकेशन सुनी जा रही होगी, इस दौरान भी तो आपको रेंट चाहिए होगा, तो उस दौरान जो रेंट चाहिए होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरिम रेंट। जैसे हम सीपीसी में देखते हैं ना, इंटरिम रिलीफ मिलता है सेक्शन ऑर्डर 39 के अंदर, ऐसे यहाँ पे सेक्शन 11 है। तो जो आरसीए है, शेल पेंडिंग फाइनल डिसीजन ऑन द एप्लीकेशन मेक एन एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल अ प्रोविजनल ऑर्डर। वो एक प्रोविजनल ऑर्डर कर देगी कि जब तक ये प्रोसीडिंग चल रही है उस दौरान इतना रेंट पे कर दिया जाए, स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ द इंटरिम रेंट और लॉफुल इंक्रीज टू बी पेड बाय द टेनेंट टू द लैंडलॉर्ड एंड शेल अपॉइंट द डेट फ्रॉम विच इंटरिम रेंट और लॉफुल इंक्रीज और स्पेसिफाइड शेल बी डीम टू हैव इफेक्ट। और ये भी बता देगी कि ये जो इंटरिम रेंट मैं बता रहा हूँ, आरसीए जो बता रही है, वो किस डेट से एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये इंटरिम जैसे ऑर्डर 39 है, सेम कंपेयर कर सकते हो सेक्शन 11 को उससे। तो सेक्शन 11 तक ये बात बोलेगी। तो ये हमारा चैप्टर 2 हुआ। और सेक्शन 4 के अंदर बताया था कि ये जो है कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा, चैप्टर 2 जो है। देन हमारा चैप्टर 3 आता है कंट्रोल ऑफ इविक्शन ऑफ टेनेंट्स। किसकी बात कर रहा है, कंट्रोल ऑफ इविक्शन ऑफ टेनेंट्स। जब हम टेनेंट्स को क्या करते हैं, इविक करते हैं उस प्रॉपर्टी से, उसके बारे में बात कर रहे हैं चैप्टर 3। तो अभी आपको सेक्शन 11 तक आई होप समझ आया होगा। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 11 तक ही करते हैं। देन हम जो सेक्शन 11A से जो भी हमारा चैप्टर 3 है, जितने सेक्शंस उसके अंदर कवर किए जाते हैं, ये नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे। और 4 से 5 क्लासेस के अंदर हम अपने पूरे जो हमारा एमपी एकोमोडेशन एक्ट है इसको कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको इतना समझ आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको जुडिशरी की कोचिंग लेनी है तो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा है, आप उसके ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7531000390। वहाँ पे जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स होंगे उसकी आपकी प्रिपरेशन करवाई जाए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया हो। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।